एवरीवन, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से। गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से गूगल केमिस्ट्री क्लासेस पर। मैं हूं आनंद ओझा। आज का जो लेक्चर सीरीज़ बेसिकली होगा वो आपको न्यूक्लियाई पर होगा। मेरे ख्याल से ये आपका लास्ट टॉपिक होगा, जो कि आप यहाँ से अब कम्प्लीटली आप एक ओवरऑल कह सकते हैं कि आपको मैंने ये कम्प्लीटली एक पूरा पैकेज दे दिया है आपको पूरे सेकेंड बुक के क्वेश्चंस का। तो आप इसको आप आराम से एक्सेस करके आराम से सेकंड बुक से रिलेटेड जितना भी टॉपिक मैंने आपको बताया, अगर उतना आप एग्जाम में पढ़ कर जाते हैं तो ये मोर देन इनफ होगा आपके लिए। ठीक है, तो आज ये आपका आखिरी लेक्चर सीरीज़ होगा। आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले, एक फिजिक्स के क्लास में मतलब पेपर में जाने से पहले, आपको इन सारे वीडियो लेक्चर्स को ईयरफोन लगा के सामने फ़ोन को ऑन करके पढ़ना है और पढ़ के जाके पेपर में बैठ पेपर दे कर आना है। मैंने जो भी चीज़ें आपको बताई हैं, जितने भी क्वेश्चंस आपको मैंने कराए हैं या बताया है कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उन सबको सीरियसली लीजिएगा और सीरियसली पढ़िएगा प्लीज़। मैं आपसे इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि कई बार होता क्या है कि मैं बहुत सारी टीचर या मैं ही कोई भी टीचर जब यहाँ पर पढ़ा देता है तो उसके बाद आपको लगता है चलिए आपको याद हो गया, लेकिन वो रियलिटी में याद नहीं रहता है। वो प्रेजेंट टाइम में आपको लगेगा कि हाँ चीज़ें समझ में आ रही हैं, लेकिन पेपर में जाने के वक्त आपको वो सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, मिक्सअप हो जाती हैं। तो उसको एक बार पहले पेपर में जाने से पहले एक बार थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा। हर एक टॉपिक को 2-3 दिन समय देकर देख लीजिएगा। मेरे ख्याल से सारा टॉपिक आप कवर कर ले जाएंगे। और मेरे ख्याल से मैंने 5-5, 6-6, 7-7 क्वेश्चन ही सब में से इंपॉर्टेंट बताया है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस ऐसा समझ लीजिएगा। उतना पढ़ कर जाएंगे, मोर देन एनफ है। समय नहीं बर्बाद करूँगा आपका। न्यूक्लियाई के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज लेकर मैं आया हूँ, जो बेसिकली प्रीवियस ईयर में भी कई बार पूछे गए हैं, जो इस बार भी बनने की संभावना है। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, मेरे ख्याल से 7-8 क्वेश्चन होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। तो देखते चलिएगा। न्यूक्लियाई में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे पहला फार्मूला बनता है R0 a⁴ इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। कई बार इस फॉर्मूले पर 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे। आपको पता है कि रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इक्वल टू R0 a⁴ वेयर a इज़ व्हाट, एटॉमिक मास और मास नंबर। आप जो भी कह लीजिए इसको, ये वो होता है जहाँ पे R0 क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, जिसकी वैल्यू लगभग है 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर, और इसको कहते हैं 1.2 फेम्टोमीटर। याद रखिएगा, ये 1-1 नंबर के क्वेश्चन है। जितनी भी चीज़ें मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये वैल्यूज़ में 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन है, कई बार आ जाते हैं। यानी R की वैल्यू अगर मैं लिखूँगा तो 1.2 a⁴ 1/3 FM लिखूँगा। ये भी फार्मूला और ये फार्मूला दोनों याद रखिएगा, दोनों पर न्यूमेरिकल आते हैं। रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस कैन बी डिफाइंड बाय द 1.2 × a⁴ 1/3 फेम्टोमीटर के फॉर्म में। मीटर के फॉर्म में 10⁻⁻15 मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से न्यूमेरिकल आता है, मैं आगे दिखाऊंगा आपको। आगे बढ़ते हैं, मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, मैं आपको लगवाऊंगा उसको, देखिएगा। अगला जो आपको टॉपिक होगा, यानी अगले जो क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर में बेसिकली पूछे जाते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है मेरे पास, 2012, 15 और 18 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। उसने पूछा है कि ये शो करो, ये दिखाओ कि लगभग जो डेंसिटी होती है सारे के सारे न्यूक्लियस की, वो क्या होती है, सेम होती है। अब सबसे पहले डेंसिटी को डिफाइन करने के लिए मैं आपको 2 सिंपल टर्म समझा देता हूँ। डेंसिटी का मतलब आप जानते हो कि मास अपॉन वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखिए। मास अपॉन डेंसिटी डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसका मतलब ये है कि अगर मास और वॉल्यूम को मैं डिवाइड कर दूंगा एक दूसरे से, यानी मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे डेंसिटी मिल जाएगी। तो डेंसिटी चाहे न्यूक्लियस की हो चाहे किसी सिस्टम की हो, डेंसिटी तो डेंसिटी होती है। इसका मतलब अगर मुझे डेंसिटी सॉल्व करनी है, डेंसिटी निकालना है किसी सिस्टम का, तो सबसे पहले आपको पता है कि जब कभी भी आप न्यूक्लियस बनाते हो तो आपको पता है आप गोला बना देते हो ऐसे तुरंत बीच में, या फिर ऐसे पॉइंट रख दोगे, उसके चारों तरफ शेल्स बनाते हो। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट आप कह सकते हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, न्यूक्लियस को कैसा माना गया है, स्फेरिकल इन शेप माना गया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी न्यूक्लियस को स्फेरिकल इन शेप माना गया है, तो अगर डेंसिटी मुझे निकालनी है तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो अगर मैं सबसे पहले स्फीयर का वॉल्यूम निकाल लूँ तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना पड़ेगा। अगर मैं रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कैपिटल R मान रहा हूँ तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, 4/3πr³। यही होगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर डेंसिटी मुझे निकालना है और मास को मैं क्या लिख लेता हूँ, मास ही रखता हूँ। मास को मैं सिंपली मास रखता हूँ। अभी क्या कितना मास है, कितने मासेस नहीं है, ये नहीं पता है। सिंपल मास का मतलब जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों भरे हो, वही तो न्यूक्लियस होता है। तो अगर मैं मास एक पूरे के पूरे न्यूक्लियस का होल मास को m मानता हूँ, तो m/4/3πr³ होगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं आपसे कह दूँ
कि डेंसिटी आपको सेम निकालना है और मास भी क्या है, किसी भी न्यूक्लियस के अंदर जो मास है वो मास क्या है, बेसिकली क्या बताएगा कि कितने न्यूट्रॉन और कितने प्रोटॉन उस सिस्टम के अंदर भरे गए, यानी जिसको बेसिकली आप न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, यानी कितने न्यूक्लियॉन्स किसी न्यूक्लियस के अंदर भरे गए हैं। अगर आप इस बात को डिफाइन कर पा रहे हैं, इस बात को डिफाइन करने में सक्सेसफुल आप हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि वो क्या है, दैट इज़ मास। इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे देखिए, अगर मैं इसी वॉल्यूम को थोड़ा और स्पेसिफिकली डिफाइन करना चाहूँ तो अभी मैंने लास्ट टाइम आपको अभी जस्ट फार्मूला दिखाया, इस फार्मूले पे मैं भी आऊँगा, अभी परेशान मत होइएगा, आप आराम से देखते चलिए। हमको ये प्रूव करना होगा, अभी मैं आगे बताऊँगा, मैंने कुछ चीज़ें पहले आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। आपको बेसिकली ये प्रूव करना है कि किसी भी न्यूक्लियस को अगर मैं लेता हूँ, किसी भी न्यूक्लियस को, चाहे वो न्यूक्लियस हर एक एटम का अपना अपना होगा, चाहे वो आप ले सकते हैं हीलियम का, लिथियम का, बेरिलियम का, बोरॉन का, किसी का भी न्यूक्लियस लेते हैं, लगभग जो उसकी डेंसिटी होती है वो हर एक न्यूक्लियस की क्या होती है, सेम होती है। जबकि आपको पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, बदलते हैं, लेकिन उसके बाद भी डेंसिटी क्या होती है, सेम होती है। इसका मतलब है कि वो पैकिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है, वो इतने छोटे फॉर्म में, इतने कंसंट्रेटेड पॉइंट की तरह है वो, कि भले ही उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन बढ़ते हैं, लेकिन वो ओवरऑल ऊपर से कैसे दिखते हैं, एक सॉलिड सिस्टम की तरह दिखते हैं और उतने ही शेप और साइज़ के दिखते हैं। समझ पा रहे हैं ना। तो डेंसिटी इसीलिए सेम कही जाती है, अप्रॉक्स, ये प्रूव करके दिखाना है आपको। तो आपको पता है कि आप वॉल्यूम निकालिए 4/3 पाई, आर की जगह क्या लिख सकते हैं आप, R0 a⁻⁴ का होल क्यूब, क्योंकि अभी मैंने फॉर्मूला लिखाया है। तो आप वॉल्यूम की जगह और क्या लिख सकते हैं, V = 4/3 पाई R0 क्यूब a, ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका वॉल्यूम, इसको डब्बे में कर लीजिए। अब आपके पास अगर ये वॉल्यूम हो गया तो इस रिलेशन से आप एक चीज़ और पता कर सकते हैं। आपको वॉल्यूम दे दिया है, मास के लिए आप क्या लिख सकते हैं, मास को आपको सिंपली मास ही लिखना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं ना। मास का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा, डेंसिटी एटॉमिक मास अपॉन वॉल्यूम। समझ पा रहे हैं ना। एटॉमिक मास क्यों होगा मेरे भाई, क्योंकि उस एटम का कितना मास ले रहे हो वही तो उसके मास को डिफाइन करेगा। यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस बात पे डिपेंड करेंगे, एटॉमिक मास पे तो डिपेंड करेंगे किसी भी एटम के अंदर। तो अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एटॉमिक मास पे डिपेंड कर रहे हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो सिस्टम का मास होगा, उस न्यूक्लियस का जो मास होगा वो डिपेंड किस बात पे करेगा, उस एटम के मास पे डिपेंड करेगा। हीलियम उठा रहे हो कि बेरिलियम उठा रहे हो, बोरॉन उठा रहे हो, कैल्शियम उठा रहे हो, क्या उठा रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा। तो हर एक का एटॉमिक मास अलग अलग होता है, पीरियोडिक टेबल में आपने देखा है। तो हर एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कंसंट्रेशन भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इसका मतलब अगर कंसंट्रेशन अलग अलग तो किस बात पे डिपेंड कर रहा है, एटॉमिक मास पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब उस मास को मैं एटम के मास के बराबर लिख सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर मुझे डेंसिटी निकालना है तो एटॉमिक मास को मैं क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल ए से लिखता हूँ। वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4/3 पाई R0 क्यूब इंटू ए। इसको सॉल्व करिए, R = 3 ऊपर जाएगा, 3a/4 पाई R0 क्यूब इंटू ए। ये फॉर्मूले को भी गोला पहले बना लीजिएगा आप। इस फॉर्मूले को गोला इसलिए बनाना जरूरी है कि कई बार इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि डेंसिटी निकालना है, एटॉमिक नंबर दे दिया है और आपसे कह देगा डेंसिटी निकाल कर बताइए। तो R0 की वैल्यू आपको पता है कि 1.2 × 10⁻⁻15, वही लिखा था ना, हाँ सही है, -15 मीटर है। उसका स्क्वायर, उसका क्यूब करेंगे, ए की वैल्यू यहाँ रखेंगे, अब 4 पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, 3 की वैल्यू है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाता है कि अगर आपको कोई एटम का एटॉमिक मास दे दिया है तो आपको उसकी डेंसिटी निकालनी है, तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले से आप डेंसिटी निकाल सकते हैं। याद रखिएगा क्वेश्चन आता है। अब आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रूव दैट न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ ऑल एटम्स इज अप्रॉक्सीमेटली सेम, नॉट 100% सेम, अप्रॉक्सीमेटली सेम की बात कर रहा है। तो आपने ये रिलेशन निकाल दिया है, ये रिलेशन निकाल दिया है ना। अब देखिए इसमें और क्या कर सकते हैं, डेंसिटी को ध्यान से देखिए। मैं यहाँ से एक जनरलाइज फार्मूला जो बना रहा हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया, आपने भी ध्यान नहीं दिया, इसको आप पा जाएंगे R0 क्यूब। इसका मतलब ये है, समझिएगा, इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास मास, एटॉमिक मास पर कोई चीज़ डिपेंड ही नहीं कर रही है। देखिए इस फॉर्मूले में एटॉमिक मास पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, देख लीजिए ध्यान से, देखिएगा। आपने को ए से ए कट जाएगा ना, मैंने यहाँ जब इसको सॉल्व किया तो ए से ए कट जाएगा। अगर ए से ए कट गया तो एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। ध्यान समझिएगा, अगर एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया तो हम कितने भी मास का सिस्टम उठाएं, यानी कोई भी एटॉमिक मास का सिस्टम हम उठाएं तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, डेंसिटी निकाल सकते हैं। जब क्यों, क्योंकि उसमें कहीं भी एटॉमिक मास की बात नहीं की है। 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, R0 कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, यानी सारी की सारी वैल्यूज़ क्या है, कांस्टेंट है। और जब सारी की सारी वैल्यूज़ कांस्टेंट हैं तो चाहे वो हीलियम हो, लिथियम हो, बेरिलियम हो, बोरॉन हो, कुछ भी हो, व्हाटएवर, आप आराम से डेंसिटी निकाल सकते हो और वो डेंसिटी अप्रॉक्सीमेटली सेम आएगी। समझ पा रहे हैं, इसमें कोई समस्या। इस फॉर्मूले से आप ये बता सकते हो
कि जो आपकी डेंसिटी है वो किसी भी तरीके से एटॉमिक मास पर डिपेंड नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ से एटॉमिक मास कैंसिल आउट हो जा रहा है, और जब एटॉमिक मास पर डिपेंड नहीं करेगी तो इसका मतलब है कि डेंसिटी सिर्फ कांस्टेंट वैल्यूज़ पर डिपेंड कर रही है, और कांस्टेंट वैल्यूज़ नेवर भी चेंज, और जब वो नेवर चेंज होंगे तो लगभग चाहे कोई भी आइटम आप ले लीजिए उसकी डेंसिटी क्या होगी, सेम होगी। ये हो गया प्रूव आपका। बाकी आप वैल्यूज़ को रख के सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आगे देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन मुझे दिख रहा है बढ़िया क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन है आपका न्यूक्लियर फोर्स से रिलेटेड। ये बेसिकली आपका जो क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर में 2012 और 15 में पूछा गया है। ये मुझे अच्छा क्वेश्चन इसलिए लगा क्योंकि आपके रिड्यूस्ड सिलेबस में इस बार यही कुछ टॉपिक है, बहुत ज़्यादा टॉपिक तो है नहीं मेरे ख्याल से। न्यूक्लियर फोर्स बाइंडिंग एनर्जी तक के ही कॉन्सेप्ट हैं, तो इस वजह से मैं आपसे यही कहूँगा कि न्यूक्लियर फोर्स को बढ़िया से पढ़कर जाइएगा, उसके पॉइंट्स को पढ़कर जाइएगा, क्योंकि 3 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो आपसे पूछेगा व्हाट इज़ न्यूक्लियर फोर्स, जैसे इसका स्क्रीनशॉट पहले आप ले लीजिए, तो फिर आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। आगे देखिए, अब आपसे पूछेगा कि न्यूक्लियर फोर्स क्या है, तो सबसे पहले आपको न्यूक्लियर फोर्स को डिफाइन करना है। इट इज़ द काइंड ऑफ फोर्स विच इज़ एक्टिंग इनसाइड द न्यूक्लियस in between the proton and neutrons, or we can say that in between the nucleons। कंफ्यूज मत होइएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और को भी न्यूक्लियॉन्स क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कम्बिनेशन को न्यूक्लियॉन कहते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। तो इट इज़ द फोर्स एक्टिंग इन बिटवीन व्हाट न्यूक्लियस वेयर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स एग्जिस्ट, ऐसे लिख सकते हैं आप। और साथ ही साथ the force acting between proton and proton is repulsive in nature, where the force acting between proton and neutron or neutron and neutron is negligible or neutral, because neutron is neutral in nature, where proton is positive in nature। ये टर्म्स आपको बस इतना लिखना है न्यूक्लियर फोर्स में। उसके बाद लिखना है इसमें, आप इसको और भी एक्सेजरेट करके लिख सकते हैं कि द न्यूक्लियर फोर्स इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द अर्थ या फिर इन द यूनिवर्स, बिकॉज इन ए स्मॉल डिस्टेंस का मतलब समझिएगा, उसमें लिख दीजिएगा इन ए स्मॉल डिस्टेंस ऑफ 10 to the power -15 मीटर द फोर्स एक्टिंग बिटवीन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन इज मैक्सिमली और इज मैक्सिमम सच दैट there is no force in comparison to the nuclear force such as gravitation or electrostatic force due to the, फिर अगला पॉइंट बनाकर लिखिएगा, due to the presence of only a positive charge the nucleus is not exhibiting any type of coulombic or electrostatic force, because there is only a single positive charge and there is no negative charge inside the nucleus. So nuclear force is not electrostatic in nature। ये पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, ऐसे आप लिखिएगा। उसके बाद आप लिख सकते हैं, और भी क्या लिख सकते हैं इसमें, बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आप और लिखना चाहें तो इसमें लिख सकते हैं। 1-2 पॉइंट मैं और देख ले रहा हूँ बेसिकली जो लिख सकते हैं आप। दिस फोर्स इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर अ लार्ज डिस्टेंस, समझते चलिएगा। दिस फोर्स इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर अ स्मॉल डिस्टेंस ऑफ 10 to the power -15 मीटर, ऐसे ही आपको लिखना है। ये 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। और लिख सकते हैं, और इसमें आप लिख सकते हैं, बस हो गया, इतना बहुत है। बस घुमा के वही सारी चीज़ें लिखी गई हैं आपके बुक में भी। कुल मिलाकर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक न्यूक्लियर फोर्स को पहले डिफाइन करिएगा कि शब्दों में न्यूक्लियर फोर्स इज़ द शॉर्ट रेंज फोर्स विच इज़ एक्टिंग बिटवीन द प्रोटॉन न्यूट्रॉन and neutron inside the nucleus where proton is positive charge and neutron is negative charge। ये पहले डिफाइन करके लिख दीजिएगा। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन इतना इन दोनों के बीच में, यानी प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स लग रहा है इनसाइड द न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियर फोर्स। फिर उसके बाद पॉइंट्स बनाकर लिखना शुरू करिएगा कि न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज फोर्स, इट इज़ एक्ट, ऐसे पॉइंट लिखिएगा, न्यूक्लियर फोर्स इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। फिर अगला पॉइंट लिखिएगा फिर उसी में लिखिएगा कॉमा लगा के, इट इज़ एक्टिंग अबाउट 10 to the power -15 मीटर रेडियस और डिस्टेंस, आप जो भी लिखना चाहें। फिर दूसरा पॉइंट लिखिएगा, इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूक्लियर फोर्स इज़ मच स्ट्रॉन्गर फोर्स बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल इन डिस्टेंस। ठीक, फिर अगला लिखिएगा कि जो ये न्यूक्लियर फोर्सेज होते हैं, न्यूक्लियर फोर्सेज आर व्हाट,
they are not acting like a electrostatic force because there is only a positive charge which is present inside the nucleus and another charge which is neutron is neutral, not charge, another mass which is neutron is neutral, so there is a no electrostatic force, no any kind of electrostatic force of attraction or repulsion is acting between the nucleus, so we can purely say that the nucleus force is not a कूलाम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ऐसे पॉइंट बनाकर 3 पॉइंट आप लिख दीजिएगा। शॉर्ट रेंज फोर्स ये सब बता ही दिए हैं, इतने में आपको 3 नंबर भरपूर मिल जाएगा। डेफिनेशन और 3 इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, आगे बढ़िए। और आपसे क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है व्हाट आर द आइसोटोप्स, आइसोबार्स, और क्या पूछ सकता है, हाँ ये इंपॉर्टेंट आइसोटोप एंड आइसोबार्स। अगर ये है सिलेबस में तो मैं बता दे रहा हूँ, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा। आइसोटोप्स क्या होते हैं, वो एलिमेंट्स या फिर वो पीरियोडिक टेबल क्या वो एलिमेंट्स को कह सकते हैं जिनका कि एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास क्या होता है। ये 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन है। अगर आइसोटोप आइसोबार दोनों पूछेगा तो 2 नंबर, 1 नंबर आइसोटोप 1 नंबर आइसोबार। एग्जाम्पल के साथ लिखिएगा कि आइसोटोप्स में क्या होते हैं कि आपके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और एटॉमिक मास क्या होता है, वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट, हाइड्रोजन, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन के आपके कितने 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। 1H1 यानी ये लिख सकते हैं आप 1H1, दूसरा 1H2 और तीसरा 1H3। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम्पल किसके हैं, आइसोटोप के हैं। बेसिकली मेरे ख्याल से ये है नहीं आपके सिलेबस में, अगर होगा तो अच्छी बात है, देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। आइसोबार में बेसिकली क्या होता है कि आइसोबार्स आर द एलिमेंट्स विच हैविंग व्हाट, सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट इन एटॉमिक नंबर, यानी इनका एटॉमिक मास सेम होता है बट इनका एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट हो जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए एटॉमिक मास सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंस है। इसका मतलब बेसिकली आप ये कह सकते हैं, जैसे कोई 2 एलिमेंट ले लेता हूँ आइसोबार का। अगर मैंने कहा ऑक्सीजन और फ्लोरीन लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन और फ्लोरीन लेता हूँ, तो ऑक्सीजन में क्या है 8, 16 ये है, और फ्लोरीन कितना है 9, ये कितना है 17। कोई दिक्कत नहीं है, एटॉमिक नंबर नीचे एटॉमिक मास ऊपर है। अब अगर दोनों में से देखा जाए, अगर दोनों में मैं सॉल्व करूँ, यानी दोनों में से अगर मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने की कोशिश करूँ, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें कितना होगा 8 होगा, और इसमें कितना होगा 9, 8, 17। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा 8 होगा। तो दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की जो वैल्यू है वो सेम है, तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं जो एटॉमिक मास है वो क्या है, यानी जो ये दोनों एटम्स है ऑक्सीजन और फ्लोरीन क्या है, ये आइसोबार्स कहे जाएंगे। इसको याद रखिएगा, इससे ज़्यादा इसमें बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। आप इसका एक एग्जांपल और भी ले सकते हैं, जैसे अगर देखा जाए तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, केमिस्ट्री का थोड़ा सा पोर्शन है ये, C614 और C714, कार्बन 614 और कार्बन 714, ये दोनों आइसोबार्स होते हैं किसके, कार्बन के आइसोबार हैं ये, ठीक है। इसको भी आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं एज एग्जांपल, बहुत ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये नहीं है। आगे आते हैं, जो अच्छे क्वेश्चन आपके और बन सकते हैं मैं वही कराना चाह रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है, ठीक है, अगला टॉपिक आ जाता है आपका न्यूक्लियर एनर्जी से। इस टॉपिक में जो मैंने आपको पढ़ाया है इससे ज़्यादा आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा। मैंने आपको 3-4 चीज़ें बता दी, डेंसिटी बता दिया, डेंसिटी क्यों सेम है वो बता दिया, साथ ही साथ हम लोगों ने क्या देखा, क्या नाम है, आइसोबार आइसोटोप देख लिया। उसके बाद एक क्वेश्चन और अच्छा हमने देखा था, R = R0 × 1/3 वाला रिलेशन। इसमें यानी स्टार्टिंग का ये जो एक सेक्शन था, अभी ये एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट में नहीं पहुँचे हैं, ये ओवरऑल शेप साइज स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस कह सकते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है 1 से 2 नंबर में। तो हमने ये 3 टॉपिक जो आपको पढ़ाया है, शेप एंड साइज स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस से रिलेटेड, तो उसमें आपको मैंने एक डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट बता दिया, रेडियस वाला कॉन्सेप्ट बता दिया और आइसोटोप और आइसोबार के बारे में बता दिया। अब जो अगला टॉपिक मैं आपको बताऊंगा वो रहेगा एनर्जी से रिलेटेड।
यानी एनर्जी का कॉन्टेक्स्ट या एनर्जी के टर्म में हम न्यूक्लियस को कैसे पढ़ेंगे, कितनी एनर्जी एग्जिबिट होगी, उसके बारे में जानेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ता हूँ। तो देखिए, अब इसमें आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ये बहुत छोटा सा ही टॉपिक है आपका, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आराम से मैं आपको समझा रहा हूँ। आपका जो अगला टॉपिक है इसमें वो है न्यूक्लियर एनर्जी का रिलेशन है इसमें। अब आपको पता है कि एनर्जी से रिलेटेड टर्म पढ़ना है तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा E=mc²। ये बहुत फेमिलियर फार्मूला है, बच्चे बचपन से ही ये जानने लगते हैं। आइंस्टाइन का फार्मूला है जिसको मास एनर्जी इक्विवेलेंस कहते हैं। अगर आप इस फार्मूले से फेमिलियर हैं थोड़ा बहुत भी, तो आपको ये पता चल रहा होगा कि एनर्जी उतनी ही निकलेगी जितना क्या होगा, मास होगा। समझ पा रहे हैं? यहाँ से मैं दो टर्म और भी आपको आगे डिफाइन करके बताऊंगा, पेयर एनिहिलेशन और पेयर प्रोडक्शन। ये दो टर्म कई बार इंडिविजुअली पूछ लेता है पेपर में कि व्हाट डू यू मीन बाय पेयर एनिहिलेशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय पेयर प्रोडक्शन। तो बहुत सिंपल सा टर्म है, परेशान मत होइएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैं समझा दूंगा तो आप समझ जाएंगे। जैसे देखिए, कहने का मतलब ये है, इस रिलेशन से मैं आपको एक चीज़ और भी समझाऊंगा आगे, देखिएगा। E=mc² आपने पढ़ा होगा। इसका मतलब कि जितना न्यूक्लियस या किसी भी सिस्टम के अंदर जितना मास होगा, जितना ज़्यादा मास उतनी ज़्यादा एनर्जी निकलेगी। या फिर ये भी कह सकते हैं कि जितनी ज़्यादा एनर्जी निकल रही है तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं या फिर ये बता सकते हैं कि इसका मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा मास होगा, इस वजह से इतनी ज़्यादा एनर्जी निकल रही है। यानी दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर रहे हैं, जितना ज़्यादा मास उतनी ज़्यादा एनर्जी, और जितनी ज़्यादा एनर्जी उतना ज़्यादा मास। तो आपने रिलेशन पढ़ा होगा, आप जानते होंगे, एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट मे ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। और दूसरा आपने पढ़ा होगा, इसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और दूसरा आपने पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी मास को भी हम क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं किसी न किसी तरीके से। मास भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, बनाया और डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। समझ पा रहे हैं? तो अगर मास एनर्जी इक्विवेलेंस के रिलेशन को मैं समझूं तो कहीं ना कहीं कंजर्वेशन ऑफ मास इज इक्वल टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही तो कहना चाह रहा है ये। ध्यान से देखिए, जहाँ पर c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, m क्या है, जिस सिस्टम को आप बर्न करोगे, जिस सिस्टम से एनर्जी निकालना चाह रहे हो, वो मास उस सिस्टम का, और जितनी एनर्जी निकलेगी जलाने या कम वो यूज़ करने के बाद। तो कहने का मतलब कि अगर मैं देखूँ तो मास का कंजर्वेशन और एनर्जी का कंजर्वेशन सेम थिंग है। समझ पा रहे हो ना? यानी अभी तक जो आप कंजर्वेशन ऑफ मास और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अलग अलग पढ़ते थे, अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन जितना मास होगा उतना ही एनर्जी प्रोड्यूस होगी। यानी मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस। समझ पा रहे हैं ना? आगे देखिए, अब इसमें दो टर्म आता है, पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनिहिलेशन का जो टर्म आता है मैं आपको बता देता हूँ। पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनिहिलेशन का मतलब समझिएगा। पेयर प्रोडक्शन का मतलब ये है कि किसी एक एनर्जी से, ध्यान समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है इसलिए समझा रहा हूँ, किसी अमाउंट ऑफ एनर्जी से या किसी अमाउंट ऑफ एनर्जी से किसी एक पेयर ऑफ चीज़ को प्रोड्यूस कर देना। बहुत ध्यान समझिएगा, किसी अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्योंकि एनर्जी ही तो क्या कर रही है, एनर्जी ही एनिहिलेट करेगी और एनर्जी ही पेयर प्रोडक्शन करेगी। यानी अगर मैं कहूँ, क्योंकि पूरा सिस्टम अब हम एनर्जी वाला पढ़ रहे हैं, यानी अगर h अमाउंट की एनर्जी हमारे पास है तो इसको हम ब्रेक करके दो अलग अलग फॉर्म में तोड़ सकते हैं। दिस इज कॉल्ड व्हाट, पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन। और अगर हमारे पास दो सिस्टम है तो इससे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज पेयर एनिहिलेशन। पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनिहिलेशन का मतलब यही है, या फिर हाँ यही कह सकते हैं, पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनिहिलेशन का मतलब यही है कि किसी भी अमाउंट ऑफ एक चीज़ को एक पेयर में कन्वर्ट कर देना, दैट इज पेयर प्रोडक्शन। और किसको कन्वर्ट करेंगे, एनर्जी को ही कन्वर्ट करेंगे। किस फॉर्म में करेंगे अभी मैं बताऊंगा। और अगर ये दोनों, इनको फिर से मैं अगर एनिहिलेट कर दूं, इनको मैं फिर से जोड़ना चाहूं तो वो क्या प्रोड्यूस करके देंगे, पेयर एनिहिलेट कर जाएंगे और एक सिस्टम ऑफ एनर्जी को ही प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो पेयर प्रोडक्शन का मतलब किसी एनर्जी को एक पेयर में क्रिएट करना, और पेयर एनिहिलेशन का मतलब उस पेयर को किस में, फिर से एनर्जी में कन्वर्ट करना या फिर से उस एक एंटिटी में कन्वर्ट करना, दैट इज पेयर एनिहिलेशन। इसमें देखिएगा, इसका जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो क्या होता है पेयर प्रोडक्शन में। When an energetic gamma ray photon is incident on a heavy substance, then it is absorbed by the nucleus completely and form energy of photon. A pair of electron and positron is produced. This process is known as pair production. ये मैंने एग्जैक्ट डेफिनेशन इसलिए पढ़ी है मेरे भाई,
क्योंकि मैं अगर आपको अपने टर्म से समझाऊंगा तो आपको वो टर्म समझ में नहीं आएगा। डेफिनेशन जो मैंने कहा है यही पेपर में लिख कर आना है। आपको पता है कि डेफिनेशंस को एज इट इज़ लिखते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में, इस वजह से मैंने देख के बताया है। डेफिनेशन में आप कोई छेड़छाड़ नहीं करते, तो ध्यान से समझिएगा। अगर गामा इंटेंसिटी की या गामा कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी की, गामा फ्रीक्वेंसी की कोई भी रे को इंसिडेंट कराइए आप किसी न्यूक्लियस पे, इंसिडेंट कराइए आप किसी भी न्यूक्लियस पर किसी भी गामा अमाउंट की इंटेंसिटी कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी की रे को इंसिडेंट कराइए, तो इसमें जब प्रोडक्शन होगा यानी जो जिस फॉर्म में लाइट निकलेगी या जिस फॉर्म में ये ब्रेक करेगा न्यूक्लियस, बेसिकली न्यूक्लियस को हम कंसिडर कर रहे हैं, वो किस फॉर्म में किस फॉर्म में ब्रेक करेगा। द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन इज प्रोड्यूस्ड। एक पेयर का इलेक्ट्रॉन और सिमिलरली एक पेयर का पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस होगा इस पूरे के पूरे सिस्टम, इस पूरे के पूरे न्यूक्लियस से, जिसको कि हम कहेंगे पेयर प्रोडक्शन। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर इलेक्ट्रॉन को बेसिक बीटा रे या बीटा जो प्रोडक्शन होता है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, तो हम उसको बीटा यहाँ लिख देते हैं 0e और यहाँ लिख देते हैं बीटा p 0। इसका मतलब समझिएगा कि जो बीटा रेडिएशन निकल रहा है, बीटा रेडिएशन निकल रहा है वो बेसिकली क्या निकल रहा है। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन के बारे में कहूँगा तो इसको आप ऐसे लिखो ना, p लिखोगे तो आप प्रोटॉन समझ लोगे, -e लिख दो, इसको +e लिख दो, समझो। आपको इस एनर्जी को यानी इस अमाउंट ऑफ एनर्जी से जो न्यूक्लियस बंधा हुआ है, इसको एक गामा रे से इंसिडेंट यानी एक हाई इंटेंसिटी बीम से क्या करना है, इस एनर्जी के साथ जो न्यूक्लियस बैठा हुआ है यहाँ पे, इस पर एक गामा रे को इंसिडेंट कराना है, गामा रे को इंसिडेंट कराना है। और इंसिडेंट कराने के बाद इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और एक क्या होगा, और एक पॉजिट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस होगा, जिसको कि हम क्या कहेंगे कि ये पेयर प्रोडक्शन की तरह निकल रहा है। यानी इस न्यूक्लियस के अंदर से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अमाउंट की एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, जबकि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं होता। समझिएगा बात को ध्यान से। इस इंटेंसिटी को क्या नाम है इंसिडेंट कराने के बाद इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन अमाउंट की एनर्जी निकल रही है, कहाँ से, इस न्यूक्लियस के अंदर से। अब आपको कि सर पॉजिट्रॉन क्या है, तो पॉजिट्रॉन कुछ और नहीं, इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव वाला भाई है। अगर इलेक्ट्रॉन सारा का सारा चीज़ निगेटिव में दिखाता है तो पॉजिट्रॉन क्या दिखाता है, पॉजिटिव में दिखाता है। इलेक्ट्रॉन अगर निगेटिव में दिखाता है तो पॉजिट्रॉन हर चीज़ को इलेक्ट्रॉन के बराबर ही मैग्नीट्यूड लेकर किस में दिखाता है, पॉजिटिव में दिखाता है। बस इतना याद रखिए। अब दूसरा टर्म आ जाता है कि पेयर एनिहिलेशन हो गया। पेयर एनिहिलेशन क्या है देख लीजिए। वेन एवर अ पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन कंबाइंस विथ ईच अदर एंड डिस्ट्रॉय द इंडिविजुअल आइडेंटिटी of each other and produce 2 gamma photons। ध्यान समझिएगा। This process is known as pair annihilation and it is represented by the following equation। तो जो इक्वेशन मैं यहाँ देख ले रहा हूँ, आपको दिखा दे रहा हूँ। यानी समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी जो यहाँ पर प्रोडक्शन होगा वो एक का नहीं, दो रेडिएशंस का होगा। वो रेडिएशंस किसकी होंगी, बेसिकली यहाँ H नहीं होगा, यहाँ गामा होगा, गामा ही होगा, गामा प्लस गामा कह सकते हैं आप। ऐसा क्यों कहूँगा, देखिए यानी पेयर प्रोड्यूस किया पहले आपने किससे, एच न्यू अमाउंट की एनर्जी के साथ जो न्यूक्लियस बंधा हुआ था, जो भी सिस्टम बंधा हुआ था, उसमें गामा रेडिएशन डाला। अब समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। गामा रेडिएशन डाले, ब्रेक कर गया किसमें, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के फॉर्म में। अब इसी को एनिहिलेट करना है, किसको, इसी को आपको एनिहिलेट करना है। एनिहिलेट करने का मतलब जोड़ना है, कंबाइन करना है, इकट्ठा करना है। तो ये जो प्रोडक्शन हुआ था वो किसकी वजह से हुआ था, इस गामा रेडिएशन की वजह से हुआ था ना। जब ये इंसिडेंट किया था तभी तो प्रोड्यूस हुआ था। तो जब ये एनिहिलेट करेंगे तो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर जो था उसके लिए वो क्या था, गामा था। तो 2 फॉर्म की गामा रेडिएशन को क्या करेंगे, एनिहिलेट करेंगे, पेयर एनिहिलेशन। समझिएगा, क्योंकि नाम से क्लियर है, पेयर यानी जो एनिहिलेशन होगा वो गामा रेडिएशन का 2 फॉर्म में होगा। एक होगा किसके लिए, -e के लिए, और एक होगा +e के लिए। समझ पा रहे हैं। यानी टूटने के लिए तो हमने एक इंटेंसिटी का इस्तेमाल किया पेयर प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन एनिहिलेट करने के लिए हमने क्या किया, एनिहिलेट करने के लिए हमको डबल इंटेंसिटी मिली, किसकी, गामा की, इलेक्ट्रॉन के लिए और पॉजिट्रॉन के लिए। समझ पा रहे हैं ना। चलिए, नहीं भी समझ पा रहे हैं तो उसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि आपको दिमाग पे थजोड़ डालना है, बस याद रखेंगे तो आपके लिए काम चल जाएगा। अगला क्वेश्चन मैं बेसिकली देखना जो चाह रहा हूँ, एक अच्छा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया है।
कहाँ गया? एक सेकंड रुक जाइएगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है मास डिफेक्ट का। डायरेक्ट मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ता हूँ। अगला जो टर्म है वो है मास डिफेक्ट का। अब मास डिफेक्ट आपको पता है कि मास डिफेक्ट होता क्या है, नहीं पता है तो जान लीजिए। मास डिफेक्ट का मैं पहले फॉर्मूला लिख रहा हूँ आपके सामने, डायरेक्ट फॉर्मूले पर भी क्वेश्चन आ जाता है। ये मास डिफेक्ट का डायरेक्ट फार्मूला है, कई बार इस पर क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान रखिए। डायरेक्टली 1-2 नंबर में ये कह रहा है मास डिफेक्ट का मतलब क्या है, ध्यान समझिएगा। मास ऑफ प्रोटॉन A माइनस जेड का मतलब क्या है, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करो तो क्या आएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन आता है मेरे भाई, ये पता है आपको। यानी अगर कोई एक्स एलिमेंट है तो ये A एटॉमिक मास है, ये उसका एटॉमिक नंबर है। तो जब मैं A में से Z माइनस करूँगा तो क्या आएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। याद रखिएगा। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता चल जाएगा, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, समझिएगा, ठीक है। देखिए यानी सॉरी यहाँ भी तो Z लगाना है, यहाँ Z नहीं लगाया, ठीक है। यानी आपको पता है कि Z का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर। यानी मास ऑफ प्रोटॉन में, मास ऑफ प्रोटॉन कब होगा, जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा, क्योंकि आपको पता है कि एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। यानी ये कुछ ऐसा है यार, ऐसे समझो ना। जैसे मैंने कहा कि अगर मुझे मास ऑफ प्रोटॉन निकालना है, किसके लिए, हीलियम के लिए निकालना है, मान लो हीलियम के लिए मास ऑफ प्रोटॉन निकालना है, सॉरी मास ऑफ प्रोटॉन निकालना है। तो आपको पता है हीलियम के अंदर कितना होता है, 2 प्रोटॉन होता है, 2 प्रोटॉन होता है ना। तो आप क्या कहोगे, 2 इंटू एक प्रोटॉन का जो मास है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। समझ पा रहे हो, कोई बात नहीं, समझ पा रहे हो आप। तो 2 क्या है, हीलियम है। हीलियम का क्या है, एटॉमिक नंबर 2 ही तो है यार, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। और यही 2 क्या है, 2 प्रोटॉन के बराबर है, तो 2 इंटू एम पी कर दिए। समझ पा रहे हैं। तो इसका मतलब जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ज़्यादा, उतने से नंबर ऑफ प्रोटॉन को, मास ऑफ प्रोटॉन को मल्टीप्लाई कर देंगे। A माइनस जेड कर देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएगा। तो जितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन उसके नंबर ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा का पूरा मास ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएगा उस न्यूक्लियस के अंदर। यहाँ से पूरा पूरा मास ऑफ प्रोटॉन निकल जाएगा न्यूक्लियस के अंदर। और इस m को कहते हैं मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अब इसका मतलब समझिए सर, जब आपने कहा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सिस्टम होता है उसी को हम न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो याद रखिएगा, जब इंडिविजुअल की स्टडी करेंगे तो दे आर बेसिकली प्रोटॉन, दे आर बेसिकली न्यूट्रॉन। बट सिस्टम की स्टडी करेंगे, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, आप ये कह सकते हैं कि एक पेयर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अगर स्टडी करूंगा तो उसको एक न्यूक्लियॉन कहेंगे। यानी जब पेयर में स्टडी करूंगा न्यूट्रॉन प्रोटॉन की तो उसको न्यूक्लियॉन कहेंगे। समझ पा रहे हैं ना। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मास डिफेक्ट क्या है, तो मास डिफेक्ट आप सिंपली कह सकते हो कि मास ऑफ प्रोटॉन और इंडिविजुअल मास ऑफ प्रोटॉन्स और इंडिविजुअल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स कुछ सम करके मास ऑफ न्यूक्लियॉन से माइनस कर दोगे तो जो वैल्यू निकल कर आएगी वही मास की डिफेक्ट होगी। अब आप कहोगे सर जब सारी की सारी वैल्यूज सेम ही हैं तो डिफेक्ट क्या होगा इसमें, तो डिफरेंस कैसे आएगा। डिफेक्ट का मतलब बेसिकली डिफरेंस से बात कर रहा है, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन वही, मास ऑफ न्यूट्रॉन यही, मास डिफेक्ट में भी न्यूक्लियॉन्स में भी तो मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यूज़ होगा। तो आखिर इसमें आएगा क्या। देखिए बेसिकली होता क्या है कि अगर इंडिविजुअल मास की आप स्टडी करोगे तो वो एक रेस्ट स्टेट में स्टडी करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट फाइन सा डिफरेंस बता रहा हूँ। यानी जैसे मैं कहूँ कि आप मेरे मास की स्टडी करिए तो मैं खड़ा हूँ तो आप मेरे मास की स्टडी कर लोगे। समझ पा रहे हो ना। अगर मेरे जैसे ही 20 बच्चे इस क्लास में खड़े हो जाएं या 100 बच्चे इस कमरे में आ जाएं तो सबके शरीर से, सबकी बॉडी लड़ेगी, टच करेगी। जब टच करेगी तो जो आपकी स्टेबिलिटी थी अभी अकेले के लिए इस कमरे में, वो स्टेबिलिटी क्या होगी, डिस्टर्ब होने लगेगी। क्यों, क्योंकि जब बॉडी लड़ेगी तो आप कहोगे अरे यार थोड़ा दूर रहो भाई, थोड़ा दूर रहो यार, तो आप डिस्टर्ब होने लगोगे, तो आप मोशन में आने लगोगे। तो जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, हम बात तो करते हैं कि पेयर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो ऐसे पेयर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं किसी सिस्टम के अंदर। तो उनके अंदर जो इंटरैक्शन होता है, उनके अंदर जो मोशन होता है, उसकी वजह से जो मास निकल कर आता है दैट इज़ नोन एज मास ऑफ न्यूक्लियॉन। समझिएगा कहने का मतलब, ये मास जो है वो इंडिविजुअल रेस्ट मास है किसी सिस्टम का। और ये जो मास है वो जब बहुत सारे सिस्टम के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स इकट्ठा हो जाते हैं तो उनके बीच में वही जो धक्का मुक्की वाला कॉन्सेप्ट आने लगता है, यानी वो रेस्ट में नहीं रह जाते हैं, तब जो मास आता है दैट इज़ मास ऑफ न्यूक्लियॉन निकालते हैं। और जब इन दोनों को मैं माइनस करता हूँ तो हमारे पास क्या निकल कर आता है, मास डिफेक्ट निकल कर आता है। यानी सिंपल में आप कह सकते हैं डेल्टा एम इज़ नथिंग बट
रेस्ट मास माइनस वॉट, माइनस वॉट। अब इसको और रेस्ट मास तो ये हो गया मान लीजिए, और इसको एक स्पेसिफिक नाम भी दे सकते हैं। एक स्पेसिफिक नाम अगर मैं ढूंढना चाहूँ तो कहाँ गया रेस्ट मास, इसको क्या कह सकते हैं यार, मोशन वाला मास कह लीजिए आप समझने के लिए, मोशन वाला मास। ऐसा लिख के मत आइएगा पेपर में, समझाने के लिए कर रहा हूँ। मोशन का मतलब मूवमेंट वाला मास, समझ पा रहे हैं ना। चलिए, तो इस रिलेशन को याद करिएगा। इस रिलेशन से क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, डायरेक्टली पूछ लेता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय मास डिफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियाई। तो आपको बस ये डिफाइन करना है कि मास डिफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियाई इज नथिंग बट द डिफरेंस इन द रेस्ट मास टू द मास ऑफ द न्यूक्लियॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस इज नोन एज मास डिफेक्ट। 1 या 2 नंबर में आएगा। इट कैन बी गिवन बाय द फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को लिख दीजिएगा। एक एक टर्म की वैल्यू डिफाइन कर दीजिएगा। जेड का मतलब एटॉमिक नंबर, एमपी का मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, ए का मतलब एटॉमिक नंबर, उसके बाद एमएन का मतलब मास ऑफ न्यूट्रॉन, एम का मतलब मास ऑफ न्यूक्लियन। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं लिखना। आगे बढ़िए। आगे देखिए जो अगला टर्म आपको देखने को मिलेगा, बस अगले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके पेपर में जो आते हैं, फ्यूज़न, फिजन एंड फ्यूज़न। मैं सिंपल शब्दों में आपको समझा दूँ। ये डायरेक्टली पेपर में क्वेश्चन पूछा है 18, 17, 14, 20, 13 इस सब में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन है आपका, पहले फिजन बता दूँ कि फ्यूज़न देख लेता हूँ मैं। चलिए, पेयर प्रोडक्शन, पेयर एनिहिलेशन मैंने आपको बता दिया। 2 नंबर में क्वेश्चन आता है। जैसे मैंने लिखा है, जो मैंने स्टेटमेंट पढ़ा है उस स्टेटमेंट को लिख लीजिए। क्वेश्चन देख लीजिए, पेयर प्रोडक्शन और एनिहिलेशन का है 14, 13, 11, 10 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। हाँ, एक क्वेश्चन देखिए आपका है जो मैं बता देना चाहता हूँ आपको। व्हाट इज़ न्यूक्लियर फिजन, आपका है 15, 9, 6, 12 इन सब में आया हुआ है ये क्वेश्चन। व्हाट इज़ न्यूक्लियर फिजन। तो देखिए, फिजन का नाम से ही क्लियर है कि फिजन में होता क्या है। एक हैवी न्यूक्लियस किसी अमाउंट ऑफ एनर्जी से आप किसी न्यूट्रॉन को या कह लीजिए कि किसी पार्टिकल को जब स्ट्राइक कराते हैं किसी न्यूक्लियस पे, तो वो क्या करता है, ब्रेक कर जाता है। तो जो डिसइंटीग्रेशन होता है न्यूक्लियस का, उसी को कहते हैं फिजन। बहुत देसी भाषा में आपको समझा रहा हूँ। यानी न्यूक्लियस का टूट जाना, दैट इज़ नोन एज फिजन। और बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियस का आपस में मिल के एक बड़ा न्यूक्लियस बनाना, दैट इज़ फ्यूज़न। समझ पा रहे हैं। अब आइए थोड़ा सा देखते हैं। व्हेन द हैवी न्यूक्लियस इज, फिजन के बारे में बता रहा हूँ, इज बम्बार्डेड, व्हेन द हैवी न्यूक्लियस इज बम्बार्डेड, जस्ट अ सेकंड, फोन आ रहा है किसी का, 1 सेकंड। हाँ, न्यूक्लियस इज बम्बार्डेड बाय द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स, ध्यान दीजिए मैंने न्यूट्रॉन वर्ड यूज़ किया है। देन द न्यूक्लियस स्प्लिट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स एंड सम ऑफ द मास इज लॉस्ट बाय स्प्लिटिंग, दिस इज लॉस्ट मास इज कॉल्ड, इतना इतना इतना, ये हमको नहीं जानना है। काम की बात पर आते हैं, सब बताऊंगा आपको। देखिए, जब आपने फिजन को, पहले समझाता हूँ आपको। फिजन का मतलब क्या है कि किसी भी तरीके से एक न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियस, इसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स बने हुए थे। इसमें आपने क्या किया, इंसिडेंट से किसको इंसिडेंट कराया, न्यूट्रॉन को। आप कहोगे सर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं करा रहे हैं, क्योंकि देखो यार, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या चार्ज पार्टिकल्स है ना, तो जब उनको इंसिडेंट कराओगे तो इनके अंदर प्रोटॉन्स भी भरे हुए हैं। समझ पा रहे हैं आप ना, इसके अंदर प्रोटॉन भी भरा है। तो जब प्रोटॉन इसके अंदर भरा है, तो चाहे अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल लगाओगे, पॉजिटिव डालोगे तो रिपल्शन होगा, नेगेटिव डालोगे तो अट्रैक्शन होगा। तो कहीं ना कहीं से जो डिसइंटीग्रेशन एक सफिशिएंट अमाउंट की एनर्जी के साथ डिसइंटीग्रेट होना चाहिए, वो एनर्जी क्या हो जाएगी, थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं लॉस हो जाएगी। थोड़ी नहीं, काफ़ी अमाउंट में लॉस हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो बनने लगेगा ना, बॉन्डिंग होने लगेगी पॉजिटिव नेगेटिव की, पॉजिटिव पॉजिटिव का रिपल्सन होने लगेगा। तो कहीं ना कहीं जो एनर्जी सफिशिएंटली निकलनी चाहिए इस बम्बार्डमेंट के बाद, यानी इस न्यूट्रॉन को स्ट्राइक बहुत हाईली स्पीड से, लाइट की स्पीड से इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड कराते हैं न्यूट्रॉन को, क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, वो किसी तरीके से इफेक्ट दिखाएगा नहीं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के इस कॉम्बिनेशन पे। और जब इफेक्ट नहीं दिखाएगा तो आसानी से ये स्ट्राइक करके इसको तोड़ भी देगा, और तोड़ने के बाद इससे जो एनर्जी निकलेगी वो क्या करेगी, डिस्ट्रक्शन करेगी। आपके जो एटम बम है, जैसे वो आपका होता है न्यूक्लियर बम, इन्हीं सब कॉन्सेप्ट पर काम करता है। तो ये सब आप एग्जाम्पल पढ़िएगा कि न्यूक्लियर बम किस पर काम करता है, फिजन पर काम करता है। उसमें होता यही है कि एक फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन क्या करता है, एक न्यूक्लियस को, मतलब एक जो सिस्टम होता है उसको जाके क्या करता है, ब्रेक करता है, तोड़ता है, नॉक करता है। और जैसे ही तोड़ा, वो जाकर क्या हुआ, सारे के सारे 2 उसमें से डॉटर सेल निकले। जैसे ये पेरेंट है, इसको पेरेंट कहते हैं,
तो जब इसमें से निकला 2 तो क्या निकला, डॉटर निकले। आप कहोगे सर डॉटर क्यों कह रहे हैं, सन क्यों नहीं कह रहे हैं, ये भी पूछ सकते हैं कई बच्चे। तो डॉटर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डॉटर का मतलब क्या है, ये माँ है और माँ की बेटी है। तो अब अगले बच्चे को या अगले आने वाले जनरेशन को या अगले आने वाले कह सकते हैं कि आप प्रोडक्शन को जन्म कौन देगा, एक माँ ही तो देती है ना जन्म, तो इस वजह से डॉटर कहा जाता है। तो ये दोनों आगे फिर किसी चीज़ से इंसिडेंट कराओगे तो ये वाला न्यूक्लियस फिर 2 भाग में टूट जाएगा, इसको भी इंसिडेंट कराओगे तो ये 2 भाग में टूट जाएगा, और फिर ये ऐसे लगातार, ये ऐसे लगातार। आप समझ रहे हो कितना भयंकर चेन रिएक्शन है। देखो एक न्यूक्लियस को हम कितने छोटे छोटे न्यूक्लियस के लगातार कॉन्सेप्ट में तोड़ते चले जाते हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स ऐसे जगह पर बनाने चाहिए जहाँ पर कि कोई आसपास में 2, 4, 10, 20 किलोमीटर की दूरी पर ना रहता हो। क्यों? क्योंकि अगर डिस्ट्रक्शन होता है तो पूरा का पूरा इलाका ख़त्म हो जाता है। उसका कारण यही है क्योंकि वो लगातार ऐसे डिसइंटीग्रेट करते हुए छोटे छोटे न्यूक्लियस के फॉर्म में टूटता चला जाता है, कभी वो चेन रिएक्शन बंद ही नहीं होता है। और अगर वो चेन रिएक्शन बंद नहीं होगा तो डिस्ट्रक्शन करता चला जाएगा। समझ पा रहे हैं? दैट इज़ न्यूक्लियर फिजन। आप इसका एक एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, एग्जाम्पल लिख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। यानी हाई एनर्जी के प्रोटॉन को न्यूट्रॉन को आपको इंसिडेंट कराना है न्यूक्लियस पे, और वो 2 डॉटर न्यूक्लियस में क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। इस फिनोमिना को हम फिजन कहते हैं। इसका एग्जांपल आप यूरेनियम वाला लिख सकते हैं। यूरेनियम कितना होता है, 238 इसका एटॉमिक मास होता है, और 92 शायद इसका वो होता है एटॉमिक नंबर होता है। मैं एक बार क्रॉस चेक कर ले रहा हूँ, हाँ सही है, ठीक है। तो आप जब इसको फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन से इंसिडेंट करा रहे हैं, मतलब आप इस पर स्ट्राइक करा रहे हैं, तो आपको ये किस फॉर्म में टूटेगा, किस फॉर्म में टूटता हुआ दिखेगा, 2 के फॉर्म में टूटता दिखेगा। तो ये कुछ आपको बैरियम का एनर्जी देगा, और उसकी वैल्यू होगी आपकी 56144, यानी आपको टूटेगा 56144 में एक टूटेगा, और साथ ही साथ ये न्यूक्लियस आपका टूटेगा, यहाँ पर देख लीजिएगा, एक टूटेगा आपका क्रिप्टन में टूटेगा। क्रिप्टन का एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर में देख ले रहा हूँ, मुझे याद नहीं है यार, 36 केमिस्ट्री का पोर्शन है, ये सब आप देख लीजिएगा, 36 और 89। ये एग्जाम्पल लिख लीजिएगा भैया, क्योंकि एग्जाम्पल लिखेंगे तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। और साथ ही साथ कुछ एनर्जी निकलेगी 3n01 की, यहाँ लिखिएगा 0, यहाँ लिखिएगा 1, इस अमाउंट की एनर्जी भी निकलेगी, ठीक है, प्लस एनर्जी। अब समझिएगा, ये पूरा का पूरा रिएक्शन लिख लीजिएगा न्यूक्लियर फिजन में, क्योंकि ये रिएक्शन बेसिकली अगर आप डेफिनेशन के बाद लिखेंगे तो इसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। यानी इसको अगर आप जोड़ेंगे इन दोनों को तो निकल कर इतना ही आएगा, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, बाहर की ओर निकल जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैंने कहा ना कि मास डिफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट है। जब कभी भी कोई चीज़ मोशन में आ जाएगी, मास डिफेक्ट का ही कॉन्सेप्ट है, यानी जो एनर्जी निकलेगी वो डेल्टा E = डेल्टा mc² के फॉर्म में निकलेगी। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी का डिफरेंस निकलेगा, यानी एनर्जी जो लॉस्ट होगी वो किसके फॉर्म में होगी, मास डिफेक्ट के फॉर्म में होगी। मास डिफेक्ट का फॉर्मूला भी आपने देखा है, यानी रेस्ट मास से मोशन वाले मास को जब माइनस करोगे, तो जब रेस्ट में न्यूक्लियस था, बम्बार्ड करने के बाद मोशन में आ गया, तो दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया ना मास का, और जब मास का डिफरेंस आ गया तो आप आसानी से ये बता सकते हैं कि जो एनर्जी का लॉस होगा वो डेल्टा E के बराबर होगा। समझ पा रहे हैं? आगे देखिए, कुछ नहीं, बहुत आसान है। अगला जो लास्ट टॉपिक है आपका इसमें है न्यूक्लियर फ्यूजन का है। बेसिकली आपको न्यूक्लियर फ्यूजन में कुछ नहीं निकला है। व्हेन द 2 लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूजेस with each other to form a heavy nuclei is called fusion. The mass of the resulting nuclei obtained in the process of fusion is less than the total mass of the fused nuclei. समझिएगा। उसके बाद this difference of common object, इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, बस सिंपल सी चीज़ है, आप ऐसे समझ सकते हैं। फ्यूज़न को समझिए, फ्यूज़न तो बहुत आसान है। फ्यूज़न में आपका क्या होगा कि जो 2 मास मिला, जैसे हाइड्रोजन को मिलाते हैं, 2 हाइड्रोजन को मिलाते हैं तो आपको हीलियम मिलता है। 2 हाइड्रोजन को जब आपस में, यानी 2 हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को जब हम जोड़ते हैं आपस में, तो हमको एक बड़ा न्यूक्लियस किसका मिलता है, हीलियम का मिलता है। यानी इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है सन। सन के अंदर फिजन फ्यूज़न दोनों प्रोसेस होता है, लेकिन लार्ज लेवल पर फ्यूज़न होता है। समझ पा रहे हैं ना? तो कई बार क्वेश्चन पूछता है आपसे कि फ्यूज़न का मतलब क्या है। तो फ्यूज़न का मतलब है कि जब कभी भी लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन करके एक हैवी न्यूक्लियाई बनाएंगे, तो इस प्रोसेस को हम फ्यूज़न प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस में खास बात क्या होती है कि एग्जैक्टली जो 2 लाइटर न्यूक्लियाई अपने मास को लेकर मिलते हैं, वो एग्जैक्टली जो बड़ा न्यूक्लियस बनने वाला है उसके बराबर एग्जैक्टली नहीं होते। क्यों नहीं होते? फिर वही बात होती है, क्योंकि जब 2 चीज़ कंबाइन करेंगे, एक पहली बात तो वो रेस्ट में थे अलग अलग, लेकिन जब कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, उनके पार्टिकल्स, उनके प्रोटॉन न्यूट्रॉन मोशंस में आएंगे। जब मोशन में आएंगे तो रेस्ट वाला मास माइनस मोशन वाला मास, तो जब दोनों को डिफरेंस निकालेंगे तो मास डिफेक्ट निकल कर आएगा। जब मास डिफेक्ट निकल कर आएगा तो उसी मास डिफेक्ट से आप एनर्जी डिफेक्ट निकाल सकते हैं, यानी एनर्जी का लॉस निकाल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं से एनर्जी
मास जो होगा, अगर मास लॉस हो रहा है तो आप ये कह सकते हैं कि एनर्जी की वजह से मास लॉस हो रहा है, क्योंकि हमने बताया ना इक्वल टू mc² से, जितना मास उतनी एनर्जी, जितनी एनर्जी उतना मास। तो कुछ भी दोनों में से लॉस हो, दोनों में से अगर एक भी लॉस होगा तो दूसरा वाला अपने आप उसमें से लॉस हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? तो इसका मतलब 100% क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि जब इंटीग्रेट करते हैं, मिलते हैं, तो वो रेस्ट से मोशन में आ जाते हैं और दोनों के बीच में डिफरेंस निकल जाता है। आपको रेस्ट मोशन में कन्फ्यूजन हो रहा होगा। तो जब कोई भी चीज़ रेस्ट में होती है तो उसका एक रेस्ट मास अपना जो ओरिजिनल होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज रेस्ट मास। लेकिन जब कोई चीज़ मोशन में आ जाती है तो उसको कहते हैं रिलेटिविस्टिक मास। इसका एक फार्मूला होता है, आपको याद नहीं करना, जानते रहिए। मैं इसलिए आपको लिखवा रहा हूँ फार्मूला, ताकि आप कहेंगे कि सर ये होता क्या है जो आप बार बार रेस्ट या ये मास कह रहे हैं, मोशन वाला मास। इसका फार्मूला ये होता है, ठीक है, ये है रिलेटिविस्टिक मास का फार्मूला। यानी अगर कोई चीज़ स्पीड ऑफ लाइट के बराबर से मूव करा दी जाएगी तो कहीं ना कहीं उसका मास क्या होगा? बदल जाएगा। जो मास था उससे वो मास बदल जाएगा अगर स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करा देंगे। तो सोचिए कि जब वो रेस्ट में था तो अपने मास में था, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कराने लगे तो मास बदल गया। इसका मतलब अगर स्पीड बढ़ा दी जाएगी, मोशन में ला दिया जाए किसी चीज़ को, मोशन का मतलब ऐसा नॉर्मल मोशन नहीं, स्पीड ऑफ लाइट से बढ़ा दिया जाए, भगाया जाए, तो कहीं ना कहीं उसका मास बदल जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? तो ये पूरा का पूरा फिनोमिना था आपका किसका? एनर्जी से रिलेटेड, न्यूक्लियाई से रिलेटेड सारे टॉपिक थे। फिजन फ्यूजन मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। पेपर में इससे ज़्यादा पढ़कर मत जाइएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इससे ज़्यादा आपके पेपर में नहीं आएगा। अगर कोई टॉपिक ऐसा हो जो छूटा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। यहाँ तक था आपका वीडियो। जो भी चीज़ नहीं समझ में आएगा कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। आई थिंक ये आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। वीडियो को एक बार आराम से देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। जो नहीं समझ में आएगा उसको पूछिएगा, मैं बताऊँगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट।